नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। राज किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि धान ज्ञान धारा कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हर गुरुवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए कृषि और उद्यानिकी से जुड़ी नई जानकारी और करते हैं आप सबके साथ सीधा संवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे दो विषय रहने वाले हैं। एक है फसल बीमा और दूसरा उद्यानिकी गतिविधियां। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ। आज हमारे बीच में विराजमान हैं उद्यानिकी विभाग की आयुक्त श्रीमती शुभम चौधरी जी। मैम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और मेरे बाईं ओर विराजमान हैं श्री राजेंद्र सिंह खिचड़। आप उद्यानिकी विभाग में संयुक्त निदेशक हैं। और अंत वाली कुर्सी पर विराजमान है श्री भमरा राम कड़वा जी। आप भी उद्यानिकी विभाग में संयुक्त निदेशक हैं। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। साथियों, उद्यानिकी गतिविधियां यानी फलदार वृक्षों की खेती, सब्जियों की खेती, ग्रीन हाउस, शेड नेट, इस प्रकार की अनेक गतिविधियां हैं जिनमें कम जमीन पर अधिक उत्पादन प्राप्त करके आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों के लिए कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, उनकी आज जानकारी अपन करते हैं। मैम, किसानों के लिए किन किन योजनाओं में ये सुविधाएं दी जा रही हैं? जी, तो जो बागवानी फील्ड है वो कृषि के साथ साथ हम उसको एक व्यवसाय भी मान सकते हैं। और इसमें किसानों की वृद्धि, फूल, सब्जियां, मसाले, एरोमेटिक क्रॉप्स, औषधीय फसलें, ये सब उगाकर जो है वो ज्यादा वृद्धि और ज्यादा आय पा सकते हैं। इसमें 3 मुख्य योजनाएं हैं जो इस वक्त संचालित हो रही हैं। एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, दूसरा राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन मतलब माइक्रो इरिगेशन, और तीसरा प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो इसमें जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उसमें आपके फल बगीचों की स्थापना, पुराने बगीचे जो पहले से हैं उनका जीर्णोद्धार, आपका मशरूम कल्टीवेशन, इसके साथ संरक्षित खेती, कीट प्रबंधन, ये सब चीजें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा आपका सूक्ष्म सिंचाई मिशन है, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। उसका पर्पस है कि सीधा जो आपके जितना जरूरत है पानी की वो अंदर मिले। बेशक अपनाते हैं तो उससे तकरीबन 40 से 75% तक की भी पानी की बचत हो सकती है। और उसके साथ साथ गुणवत्ता क्रॉप्स की जो है वो ज्यादा होती है। तीसरा जो पीएम कुसुम योजना है, उसमें कंपोनेंट बी के तहत जिनके पास बिजली के साधन नहीं है उनके लिए अनुदानित मतलब कि सब्सिडाइज्ड और संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाते हैं। तो ये 3 मुख्य योजनाएं हैं। और आज हमारे अधिकारी उद्यानिकी विभाग के आपके साथ में हैं। आज के सेशन में इन स्कीम्स हम आपको ओवरव्यू भी देंगे, एक जनरल ब्रॉड आइडिया कि इन स्कीम्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, क्या क्या लाभ आप ले सकते हैं। और आगे के जो सेशंस होंगे उसमें उद्यानिकी विभाग आपको यही सूचना है कि आप पात्र हैं कि नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा किसी योजना में, या अगर आपको उसमें आवेदन करना है तो किस प्रकार से करना है, और तो ये हमारी जो 3 स्कीम्स हैं। आपने जाना कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मिशन और मुख्य योजनाएं हैं जिनमें आपको सहायता दी जा रही है। कड़वा साहब, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। इनमें कौन कौन सी गतिविधियां प्रमुख रूप से अभी किसानों द्वारा ली जा रही हैं? किसान भाइयों, जैसा नाम है बागवानी मिशन, बागवानी मिशन के अंदर आपके जितने भी फल बगीचे इनकी स्थापना होती है। और जैसा आज सबसे बड़ी जो समस्या काश्तकार के सामने है वो है एक तो पानी की समस्या और दूसरी है मौसम की समस्या। जैसे आज है कि फसल बीमा है तो मौसम की समस्या, इन सभी चीज़ों का निराकरण राष्ट्रीय बागवानी मिशन में उपलब्ध है। जैसे पहले बात करते हैं अपन नर्सरी,
जो किसान भाई बागवानी करना चाहता है उसका प्रारंभिक विषय होता है नर्सरी तैयार, यानी वो कहाँ से प्राप्त करे। तो उसके लिए भी राष्ट्रीय मिशन के अंदर नर्सरी तैयार करने के लिए 2 कंपोनेंट है हमारे पास, एक छोटी नर्सरी और एक बड़ी नर्सरी। छोटी नर्सरी के लिए काश्तकार भाई 1 हेक्टेयर तक लगा सकता है, जिसके अंदर उसकी लागत 15 लाख आती है, उसमें 50% तक उसको अनुदान है। बड़ी नर्सरी जो काश्तकार है उसमें उसको 4 हेक्टेयर। हमारा दूसरा कंपोनेंट आता है फल बगीचों की स्थापना। जैसे कि अभी आप देख रहे हो जो काश्तकारों का ट्रेंड, और जैसा कि कोरोना के बाद की स्थिति अगर हम देखें तो अपना फूड के अंदर फलों का योगदान बढ़ा है। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर हर जलवायु परिस्थिति के फल प्राप्त होते हैं। तो काश्तकार भाई फलदार बगीचों की स्थापना कर सकता है। इसमें भी काश्तकारों को हम 4 हेक्टेयर तक अगर अनुदान देते हैं, इसमें सामान्य काश्तकार को हम 50% और लघु सीमांत SC ST के कृषकों को हम 75% जो इसकी यूनिट कॉस्ट होती है उसका अनुदान देते हैं। उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती में जैसे आप जानते हो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर इन्वायरमेंट और वातावरण को कंट्रोल करके फसल ले सकते हैं। अगर आप देखो सभी जिलों में संरक्षित खेती के अंदर जो आपके पॉली हाउस का बड़ा है, अगर कोई काश्तकार जयपुर के पास में जो बसेड़ी कस्बा है उसमें कभी पधारने का मौका मिला है तो यहाँ करीब 500 ग्रीन हाउस बने हुए हैं। एक ग्रीन हाउस की जो साइज होती है वो 4000 स्क्वायर मीटर, मतलब 500 स्क्वायर मीटर से लेकर के 4000 स्क्वायर मीटर तक होती है। जो काश्तकार भाई 4000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस लगाता है उसमें सरकार 50% से लेकर के 70% तक अनुदान देता है। 50% सामान्य काश्तकारों को और लघु सीमांत काश्तकारों को हम 70% अनुदान देते हैं। इसके अंदर काश्तकार भाई ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में चूंकि एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके अंदर जो काश्तकार भाई को लॉटरी से चयन होता है उनको हम अनुदान देते हैं। तो मेरा काश्तकार भाइयों से इसमें निवेदन है कि जो काश्तकार इससे वंचित है और अब जो एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हैं वो इस टाइम आप राज्य किसान साथी के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। शेडनेट हाउस ऐसा है, ग्रीन हाउस के अंदर तो अपन 90% से ज़्यादा वातावरण को कंट्रोल करते हैं, किंतु शेडनेट हाउस ऐसा एक छायादार स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर नेट लगी होती है जिसके अंदर जो हानिकारक कीट वगैरह जो होता है वो अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा जो उसके ऊपर जो नेट लगाई जाती है वो UV रेजिस्टेंट नेट होती है, उसके जो हानिकारक सूर्य की किरणें होती है वो अंदर नहीं जाती है और जो अच्छी किरणें वो अंदर जाती है। तो वातावरण कंट्रोल होने के कारण बेमौसमी सब्जियां उसमें काश्तकार लगा सकता है। उसके साथ साथ उसके अंदर संरक्षित खेती के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ड्रिप लगाते हैं। तो ड्रिप लगाने के बाद में ड्रिप लगाते हैं और अंदर मल्चिंग भी लगाते हैं। मल्चिंग का मतलब जो रेज बेड लगा करके उसके ऊपर बेड के ऊपर मल्चिंग लगा करके फिर उसके अंदर पौध रोपण करते हैं। तो इसमें अनुदान कितना मिलता है ग्रीन हाउस में और शेड नेट के लिए? जैसा मैंने अभी निवेदन किया, सामान्य काश्तकार को 50% और लघु सीमांत SC ST के काश्तकारों को इसमें 70% अनुदान दे है। तो काश्तकार भाई इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा भी एक है जल संरक्षण, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसको WHS कहते हैं। कृषि विभाग में भी काश्तकारों को छोटे पर दे रहे हैं, किंतु अगर उद्यान विभाग के अंदर कृषक समूह जिसमें कम से कम 3 काश्तकार वो मिल करके 100 मीटर इंटू 100 मीटर इंटू 3 मीटर गहरा यानी 1 हेक्टेयर तक का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें पूरी लागत करीब है उसमें 20 लाख रुपए तक का अनुदान है। इसमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हम उसका 50 बाई 50 मीटर का भी जो काश्तकार समूह है, क्योंकि जो 4 हेक्टेयर का मतलब 1 हेक्टेयर का बनाता है उसके लिए ज़मीन है उसके पास में 10 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। और ये जो पानी है इसका उद्यानिकी फसलें लगाने के लिए बागवानी के अंदर भी उसका उपयोग होना है। तो जो काश्तकार भाई जहाँ पानी की समस्या है अगर वो शेडनेट लगा करके उसके साथ में WHS लगा देता है तो उसमें जो पानी बरसात के पानी से पूरा साल भर उस ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर चल जाता है। तो ये आज की टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। इसमें एक सवाल है, जैसे मान लो किसी किसान ने ग्रीन हाउस के लिए आवेदन किया और वो क्या जल संरक्षण ढांचे के लिए आवेदन कर सकता है? दोनों पे अनुदान मिलता है? दोनों पर अनुदान मिलता है, अलग अलग एक्टिविटी है। और ड्रिप लगाना चाहे उसमें तो ड्रिप पे भी अनुदान मिलेगा? ड्रिप जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है। जब शेडनेट बनाता है या ग्रीन हाउस लगाता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक जो स्ट्रक्चर आता है उसमें ऑटोमेशन लगता है,
ड्रिप लगता है, फर्टिगेशन का सिस्टम लगता है, सब कुछ आधुनिक तरीके से ऑटो कंट्रोल होकर के ये आधुनिक खेती का एक बहुत बड़ा जो सफल है वो मॉडल है। तो ड्रिप की बात चली, यानी बूंद बूंद सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई की बात चली, तो खिचड़ साहब, ये इनमें किन किन गतिविधियों के लिए अनुदान मिलता है किसानों को, और उसका सबसे पहले बताएं लाभ क्या है। देखिएगा किसान साथियों, राजस्थान में सीमित जल संसाधन है और कृषि क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा जल का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जल का दक्षतम हम उपयोग करें, और उसके लिए अलग अलग युक्तियां हैं। जैसा मैम ने अभी बताया, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे फवारा है, मिनी स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर या इसके अलावा ड्रिप कंपोनेंट है। उसके सारे के सारी युक्तियों के माध्यम से हम जल बचाते हैं। और राजस्थान फवारे के मामले में तो पूरे प्रदेश में अग्रणी है, और ज़्यादातर काश्तकार इसकी तकनीक के बारे में जानते भी हैं, और ज़्यादातर फील्ड क्रॉप्स में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जब हम लाभप्रद फसलों की बात करते हैं, उद्यानिकी फसलों की बात करते हैं, या कुछ कैश क्रॉप्स की बातें करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान ये बात रखनी है कि वो युक्ति काम में लेनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल की बचत हो। और यहाँ पर ड्रिप जो सिंचाई संयंत्र है उससे सबसे ज़्यादा जल की बचत होती है। और ड्रिप सिंचाई अगर काम में लेते हैं तो उद्यानिकी की उच्च तकनीक हैं, हाईटेक हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़, वो भी इससे संभव है। इसलिए मेरा काश्तकार साथियों से आग्रह है, जो पहले से भी स्प्रिंकलर काम में ले रहे हैं, उनको भी ड्रिप की तरफ आना चाहिए। और इसमें जो योग्यता है किसान की, वो ये है कि एक किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 5 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा भी ज़मीन हो, और काश्तकार को जो अनुदान है वो 5 हेक्टेयर तक एक काश्तकार ले सकता है। इसमें खास बात ये भी है कि किसी ने पहले से स्प्रिंकलर ले रखा है और ड्रिप पे आना चाहते हैं तो वो शिफ्ट कर सकते हैं स्प्रिंकलर से ड्रिप में भी। अनुदान की अगर बात करते हैं तो अभी वर्तमान में स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर, लघु और सीमांत कृषक, SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कृषक, इनके लिए 75% अनुदान की यहाँ पर प्रावधान है। और अन्य कृषक हैं उनके लिए 70% अनुदान का प्रावधान है। खास बात यह है कि आपको राज किसान साथी पोर्टल पर अप्लाई करना है। एप्लीकेशन एक बार आपने कर दी, उसमें खास करके आपके ज़मीन के डॉक्यूमेंट जनाधार के आधार पे इसमें पंजीकरण होता है। उसके बाद में स्वतः ही इसमें आगे की क्रिया होती रहेंगी। आपकी एप्लीकेशन का स्क्रूटनिंग है, उसका जिस फर्म से लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है बहुत सारी फर्म विभाग द्वारा रजिस्टर्ड हैं। आपको चयन आपके क्षेत्र में सबसे अच्छी सेवा देने वाला है तो उससे पूछताछ करके चयन करना है। और चयन के बाद में उसका इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग होती है। उसके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में अनुदान का भुगतान होता है। अनुदान करने के ये अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है? आप ये तो है कि राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं, लेकिन आवेदन करते समय अपने साथ क्या दस्तावेज किसान? हाँ किसान साथियों, इसमें आपको मुख्य रूप से पहली बात तो जनाधार होना चाहिए आपके पास। जनाधार के आधार पे ही इसमें आपकी एप्लीकेशन होगी। ज़्यादातर सूचनाएं जनाधार से आ जाती हैं आपकी, लेकिन आपकी ज़मीन की जमाबंदी है। और ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी ज़मीन की और मतलब मृदा की और पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको इसमें लगाने की आवश्यकता होती है। और एक जो सप्लायर जिसका आपने चयन किया है उसका इनवॉइस या उसका कोटेशन है वो साथ में लगाने की ज़रूरत है। ये बूंद बूंद सिंचाई के साथ जैसे ड्रिप सिस्टम, उसके बाद मिनी स्प्रिंकलर भी होते हैं, वो क्या होते हैं? देखिएगा, पोर्टेबल स्प्रिंकलर में तो एक पाइप उठा के दूसरी जगह रखते हैं और ये काफ़ी समय से राजस्थान में प्रचलन में है। लेकिन हर फसल में एक तो लेबर कंपोनेंट है, इसको कम करना होता है, और दूसरा फसल के दौरान बार बार ये सिस्टम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इसमें नोजल है जो उसकी भी साइज़ कम होती है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो बहुत यूनिफॉर्मली होता है। तो ये सिस्टम अपने ड्रिप से तो पहले की कड़ी में मानेंगे, लेकिन
पोर्टेबल स्प्रिंकलर से एडवांस है। तो किसान साथी अगर इसको अपनाते हैं, ज़्यादातर फसलों में ये काम में लिया जा सकता है, सब्जियों में भी, पत्तेदार सब्जियों में भी, और जो आम फसलें हैं उसमें भी इसका काम में लिया जा सकता है। तो लेबर की बचत होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का, पैदावार भी बढ़ेगी। और जो मैं दक्षता की बात कर रहा था, इसमें दक्षता का लेवल है स्प्रिंकलर में 70% के आसपास होता है। मिनी स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर में ये 75% या उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। ड्रिप के मामले में दक्षता है अपने इरिगेशन की, सिंचाई की, वो 90 से 95%, यानी बहुत कम पानी उसमें वेस्ट जाता है। तो एक ये है, जैसे मान लो आवेदन किया, विभाग ने अनुदान दे दिया, अब जिस डीलर से खरीदा है या जिस मैन्युफैक्चरर का वो खरीदा है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? क्या किसानों को बाद में भी कोई, खरीदने के बाद भी कोई सेवाएं मिलती हैं क्या? ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे हर काश्तकार को पता रहना चाहिए। जो निर्माता विभाग ने पंजीकृत किए हैं उसका डीलर नेटवर्क भी होता है, उसके अथराइज डीलर होते हैं। तो काश्तकार को जब मैंने कहा कि चयन के समय ये देखें वहाँ पर आपके लोकल सेवा देने के लिए डीलर हो, और हर बार उसकी गुणवत्ता या सर्विसेज का है वो नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने संयंत्र किसी को चयन करके लगा लिया है तो उसकी लगाने के बाद में जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगले 3 साल तक उसको विक्रय पश्चात सेवाएं, आफ्टर सेल सर्विसेज देने का प्रावधान है। तो जब भी कभी मान लीजिए संयंत्र लग गया, उसके बाद में वो कायदे से काम नहीं कर रहा है, तो काश्तकार को संबंधित डीलर या उस मैन्युफैक्चरर को तुरंत सूचित करना चाहिए। तो उनकी जिम्मेदारी है विक्रय पश्चात सेवा की। किस किस तरह की जैसे कठिनाई किसान को आती है सामान्य? जनरली जो प्रॉब्लम आती है स्प्रिंकलर में तो खास करके नहीं आती, लेकिन मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप में चोकिंग की प्रॉब्लम आती है। फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो हेड कंट्रोल यूनिट में आता है, उसमें काफ़ी तरह की दिक्कत आती है। जैसे टाइम टू टाइम उसका फिल्टर है, उसको साफ़ नहीं किया तो उसमें चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार फिल्टर ढंग से बंद नहीं किया और आगे मिट्टी के कण वो चले गए तो उसमें ड्रिपर्स है वो चोक हो सकते हैं। और कई बार पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं हो तो ड्रिपर्स में धीरे धीरे कुछ केमिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसमें चोकिंग आ जाती है। तो ऐसे केसेज में जैसे ऐसी ट्रीटमेंट देना है, इसकी ज़रूरत रहती है। और ख़ास करके इरिगेशन शेड्यूलिंग भी अलग अलग क्रॉप्स के लिए होता है। ड्रिप के माध्यम से अगर करते हैं तो किस क्रॉप में किस वक्त कितने समय तक पानी देना है और क्या प्रेशर रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसकी भी तकनीकी जानकारी जो आपको सप्लाई करने वाला आपूर्ति करता है उसकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी तकनीकी जानकारी और सर्विस संबंधी जानकारी, इसकी दायित्व उनका। और 3 साल तक वारंटी है उसकी। तो कोई प्रोडक्ट है उसका एज पर जो मापदंड है उसके अनुरूप नहीं है या उसमें कमी पाई जाती है तो उसको रिप्लेस करने का भी इसमें प्रावधान है। तो साथियों, आपने जाना कि केवल संयंत्र खरीद के उपयोग जब अपन करते हैं तो उसके बाद कोई भी कठिनाई आती है, तकनीकी कठिनाई, तो जिस विक्रेता से आपने खरीदा है उसकी सेवाएं आप लें, उनके इंजीनियर होते हैं कंपनी के, तो इस तरह की कठिनाई से बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के कार्यक्रम में अपने को मिली। तो आपने बागवानी की जानकारी प्राप्त की, बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र से जल बचाने की जानकारी प्राप्त की, लेकिन जल के साथ साथ बिजली भी जुड़ी हुई है। तो उसके लिए जो है सरकार ने सोलर पंप सेट की व्यवस्था की है। तो उसके बारे में जानकारी करते हैं हमारे उपनिदेशक उद्यानिकी यहाँ पर विराजमान है। सर, ये सोलर सिस्टम के लिए क्या प्रक्रिया है? राजस्थान में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र वित्तीय वर्ष 10-11 से प्रारंभ हैं और हम करीब 1 लाख सोलर पंप सेट राज्य में लगाने की ओर हैं। कुछ ही इसके अंदर कम है, शीघ्र ही 1 लाख पंप सेट इस राज्य में स्थापित हो जाएंगे। 2019-20 से पीएम कुसुम के नाम से योजना प्रारंभ की गई है भारत सरकार की तरफ से। उसके तहत अभी पंप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ऐसे किसान जिनके की कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है, डीजल पंप संयंत्र पे निर्भर हैं या अन्य वैकल्पिक साधन पे निर्भर हैं, उन किसानों के लिए ये योजना है। और इसमें 3 HP से लेके और 10 HP क्षमता तक के पंप संयंत्र स्थापित कराए जाते हैं। अनुदान इसमें 60% अनुदान है, 30% भारत सरकार देती है और 30% स्टेट गवर्नमेंट देती है।
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति किसानों के लिए इसी वित्तीय वर्ष 2022-23 से 45,000 रुपये प्रति फार्मर अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया। जनजाति क्षेत्र के जो ट्राइबल किसान हैं, एसटी किसान है जनजाति क्षेत्र के, उनके लिए 3 व 5 HP के जो पंप संयंत्र हैं उन पे 100% अनुदान दिया जा रहा है। इसमें एक सवाल ये आता है कि कितनी गहराई का पानी हो वहाँ तक ये सोलर पंप सेट काम करता है? अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं अधिकतम गहराई 100 मीटर हेड के पंप सप्लाई हो रहे हैं। इस अधिकतम 100 मीटर ही इसमें अलाउ कर रखा है और 10 HP तक अलाउ कर रखा है। और इसमें हालांकि 10 HP पे सब्सिडी 7.5 HP की किसानों को दी जाती है, भले वो 10 HP का पंप संयंत्र लगा लें। तो मोटा मोटा अनुमान कितना है कि भाई जैसे एक किसान को 10 HP का संयंत्र लगाना है या 5 HP का लगाना है तो लागत कितनी आती है और अनुदान कितना देते हैं? यानी किसान को कितना अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, अपना स्वयं का खर्चा करना पड़ता है? दरें इसके लिए निर्धारण किए जाने का भारत सरकार अपने स्तर से दरें निर्धारण करती है निविदा के मार्फत। अभी जो वर्तमान के अंदर जो दरें चल रही हैं 5 HP के अंदर 1,02,040% जो फार्मर शेयर है उसमें 1,02,000 का फार्मर शेयर आ रहा है। 7.5 के अंदर 1.5 लाख के का आ रहा है और जो 3 HP है उसके अंदर 67,000 का फार्मर शेयर आ रहा है। हालांकि ये काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशन इसके हैं, तो ये लगभग इसके आसपास अनुदान रहता है। और अभी वर्तमान में नई दरें और नई फर्में भारत सरकार से प्राप्त होने जा रही हैं शीघ्र ही, तो ये रेटें बदल जाएंगी, लेकिन जो अनुदान है वो 60% भारत सरकार की तरफ से है और 45,000 रुपये SC ST के किसानों को अतिरिक्त अनुदान राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके आवेदन भी राज किसान साथी पोर्टल पे आ रहे हैं? जी हाँ, इसके सारे आवेदन हैं वो सभी योजनाओं की जैसे राज किसान साथी पोर्टल पर आ रहे हैं। इसमें भी जनाधार कार्ड के साथ में आवेदन किया जाना है, जमाबंदी आवश्यक है और सिंचाई के स्रोत के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन किसान को देनी है। यानी स्व घोषणा कर देगा मेरे पास सिंचाई का साधन है, सिंचाई का स्रोत है। अच्छा, इसमें भी वही बात आती है कि जैसे किसी किसान भाई ने संयंत्र लगा लिया तो उसके बाद जो है वितरक जो है या विक्रेता जो है किस प्रकार की सेवाएं वो देते हैं? सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए 5 साल तक फ्री सर्विस है। यदि किसी किसान का 5 साल तक पंप संयंत्र खराब होता है तो निःशुल्क उसका मेंटेनेंस संबंधित फर्म के द्वारा किया जाता है और उसकी जिम्मेदारी है किए जाने की। उसके बाद में 5 साल के बाद में सर्विस स्टेशन उस कंपनी का वहाँ होगा और जिसको पेड सर्विस कहते हैं, पैसे देके और सही करवा सकता है ये। और इसमें इसको 5 साल तक इंश्योरेंस कराने का भी प्रावधान होता है। यदि किसी किसान भाई का पंप चोरी हो गया या कोई आंधी तूफान के अंदर टूट फूट गया तो इंश्योरेंस से भी इसको चेंज करने का प्रावधान। तो जिन किसानों ने ये सोलर पंप सेट लगाए हैं उनको क्या खास सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनका पंप ठीक प्रकार से काम करे? इसमें जो सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी जो क्षमता बढ़ाने के लिए जो है जो पैनल्स हैं उनको समय समय पर ब्रूस के द्वारा साफ करना चाहिए और जब वोल्टेज प्रॉपर बने तब ही उसको चलाना चाहिए ताकि उसकी मोटर वगैरह ख़राब नहीं हो, कंट्रोल ख़राब नहीं हो। और ये विशेषकर यही सावधानियां हैं। एक मैम ने चर्चा करी थी राष्ट्रीय बागवानी मिशन में मधुमक्खी पालन की, तो युवकों के लिए स्वरोजगार का एक जरिया है, तो उस बारे में खिचड़ साहब आप थोड़ा बताएंगे? देखिएगा, मधुमक्खी पालन का एक बड़ा प्रोग्राम राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा है जिसमें कृषकों को मधुमक्खी की जो इकाई है उसके बॉक्सेज और मधुमक्खी की इकाई ये अनुदान पर प्रदान करने के साथ साथ इसमें कुछ कृषकों को जो आवश्यक इम्प्लीमेंट्स या उपकरणों की ज़रूरत रहती है वो भी इसमें देने का प्रावधान किया है। और साथ में
कृषकों को प्रशिक्षण समय समय पर इस बारे में आमुखीकरण और प्रशिक्षण, इसका भी बड़ा कार्यक्रम लिया गया है। तो प्रशिक्षण कहाँ उपलब्ध होता है उनको? और मान लो जैसे किसी ने ये बॉक्स लगा लिए, अनुदान विभाग देता ही है, उसके बाद विपणन की क्या व्यवस्था है, कहाँ बेच सकता है, क्या अपने यहाँ खरीदार उपलब्ध हैं राजस्थान में? देखिएगा, प्रशिक्षण के लिए जिस भी जिले के काश्तकार हैं वो अपने क्षेत्र के उद्यानिकी विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। इसका प्रशिक्षण जिलेवार और संभागवार, और यहाँ पर कुछ एकीकृत रूप में राजस्थान में जो IHITC है उस पर भी प्रशिक्षण किया जाता है। और जहाँ तक विपणन की बात है, ये एक बहुत अहम विषय है, क्योंकि अगर आपको हमारे यहाँ बाज़ार में, यहीं के बाज़ार में बेचना है तो ठीक है, इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा शहद का उत्पादक है और यहाँ से काफ़ी मात्रा में शहद बाहर भी जाता है, तो उसके लिए गुणवत्ता एक बड़ा विषय है। इसके जितने मानक हैं वो अपने को पूर्ण करने होते हैं। तो हर किसान को ये जानकारी रहनी चाहिए कि शहद निर्माण की और उसका अगर बेचान करना है या उसका एक्सपोर्ट करना है तो उसके कौन कौन से मायने हैं, कौन कौन से मापदंड हैं जिनको पूर्ण करना है, ये बड़ा आवश्यक है। उसके लिए कुछ जगह है, प्रयोगशालाएँ भी हैं जिसमें आप अपना शहद टेस्ट करवा सकते हैं। और विपणन के लिए जब जब हमारे कृषि विभाग के बड़े प्रोग्राम होते हैं, मेले होते हैं, उसमें निश्चित रूप से जो काश्तकार प्रोडक्शन करते हैं उनको अपनी ब्रांडिंग और पूरी जानकारी देनी चाहिए। और एक्सपोर्ट के लिए एपीडा के माध्यम से काश्तकार अपना प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैम, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई मिशन और PM कुसुम योजना के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी दी। किसान भाइयों को क्या आह्वान आप करना चाहेंगी, क्या खास संदेश देना चाहेंगे? जी, ये मैंने शुरू में भी कहा था कि बागवानी को कृषि के साथ साथ एक व्यवसाय भी समझें, और एक ये बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ क्षेत्र है और भविष्य की लाभप्रद खेती है, प्रॉफिटेबल जो फार्मिंग है। मुझे लगता है कि ये आगे बनता जा रहा है। और ये जो स्कीम्स हैं, जो भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जिनके बारे में अभी आपको डिटेल्स में बताया गया, और आगे की सेशंस में और जो है उसके बारे में बताया जाएगा, और उनका ज़रूर आप लाभ उठाएं यदि आप उसमें पात्र हैं तो। और आगे के सेशंस में हम इसके बारे में और जानकारियां आपको देंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आप कैसे अपनी पात्रता सुनिश्चित आपकी कर सकते हैं कि आप पात्र हैं कि नहीं हैं, और आवेदन की प्रक्रिया या आगे जो आपका सर्विसेज जो फर्म को आपको देनी है उसके बारे में और डिटेल्स में हम आगे के सेशंस में आपको बताएंगे। तो साथियों, आज आपने जानकारी प्राप्त की विस्तार से उद्यानिकी गतिविधियों के बारे में, जो किसानों को उद्यान विभाग द्वारा सहायता दी जा रही है विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत। दूसरा विषय हमारा फसल बीमा, चूँकि अपने आप में काफ़ी बड़ा विषय है और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर भी विस्तार से चर्चा की आवश्यकता रहेगी। तो वो विषय हम अगले गुरुवार को जब 6 बजे वापस मिलेंगे आपसे, तब उस फसल बीमा पर चर्चा करेंगे। तो आज आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप और विशेषज्ञ सभी का बहुत बहुत आभार, आप कार्यक्रम में पधारे। तो साथियों, अगले गुरुवार को पुनः हम आपके साथ जुड़ेंगे शाम को